हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान का यह दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को राजनीतिक विज्ञान की बेसिक जानकारी आप सभी को दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी बच्चों को बुक के बारे में बताया था और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी बच्चों को अध्याय पढ़ाऊंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आप जो प्रथम अध्याय पढ़ाइएगा किस बुक से? क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में तो दो किताब हैं, भाग ओ भाग बो। भाग ओ जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, भाग बो जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व राजनीति। तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, हम किसी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भाग का करते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले हम पहले भाग का ही अध्ययन करेंगे, अर्थात सबसे पहले बुक को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहले बुक में कुल 9 अध्याय दिए गए हैं और 9 अध्याय में से सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को पहला अध्याय पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या शीर्षक है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2024 में देंगे, उनके लिए पेड कोर्स दिया जाता है। इस पेड कोर्स में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास रहेगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर का PDF फाइल में नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर का नोट्स मिल जाएगा तथा क्वेश्चन आंसर को समझाया भी जाएगा, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तथा तीनों में MVBI VBI भी चिन्हित किया जाएगा। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर है, चैप्टर वाइज VBI ही पढ़ते यदि आप जाइएगा तो आपका अंक काफ़ी बेहतर आएगा। इसी प्रकार सभी विषय को पढ़ाते हुए सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा तथा चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा और प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास भी रखा जाएगा। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो सभी विषय के लिए मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। ये 1500 रुपये पूरे साल भर के लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो भी इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम अब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान में मैं आप सभी बच्चों को अध्याय 1 पढ़ाऊंगा। किस बुक से? पहले बुक से। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बुक का नाम मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बुक हो गया राजनीतिक विज्ञान का भाग ओ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये पहले बुक का नाम हो गया। ठीक है, ये हो गया पहले बुक का नाम। पिछले क्लास में मैंने आपको शीर्षक भी समझाया था, यानी पहले किताब का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया था। और इस पहले बुक में जो अध्याय की संख्या है वो आपको 9 अध्याय हैं।
तो 9 अध्याय की शुरुआत तो हमें तो 0 से करना है, अर्थात अध्याय 1 से करना है। तो सबसे पहले अध्याय 1 ही पढ़ना है, इसलिए अध्याय 1 जिसका शीर्षक हो गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं शीर्षक भी लिख देता हूं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे पेड कोर्स लिए हैं उनको NCERT बुक ई बुक में फ्री में उपलब्ध कराया गया है। चाहे आपका विषय हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी विषय का NCERT बुक भी ऐप पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप बुक नहीं भी खरीदिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में जो आपका जो पहला अध्याय है जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, शीर्षक को समझना है। सबसे पहले एक बात को आपको ध्यान रखना है, अब जब भी अध्ययन करें तो जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, तो अध्याय है तो कहीं ना कहीं शीर्षक होगा। तो सबसे पहले आप शीर्षक समझने की कोशिश करें। यदि आप शीर्षक को समझ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अध्याय में क्या पढ़ना है, जो कि अध्याय का निचोड़ होता है शीर्षक। समझ गए? तो शीर्षक को समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा जो काम करना है वो ये काम करना है कि आखिर जो अध्याय है उस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, अर्थात अध्याय का पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मैं जब भी आप सभी बच्चों को अध्याय पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले ये नोट कराऊंगा कि आपको अध्याय में क्या पढ़ना है, जिससे एक भी बिंदु छूट ना पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं भी तो इंसान हूँ, पढ़ाते पढ़ाते एक दो इंसान मान के चलो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन सिलेबस में मैं लिखा चुका रहूँगा। तो आप तो कमेंट करके कहिएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, चलिए जल्दी से पढ़ाइए, है कि नहीं। इसलिए जब भी मैं अध्याय को पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले अध्याय का सिलेबस में लिखाऊंगा कि अध्याय में आखिर आपको क्या पढ़ना है, फिर मैं अध्याय को पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। तो इसमें ना आपको कोई दिक्कत होगा ना हमको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आगे क्या पढ़ना है, आगे सर क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, और मुझे भी पता होगा कि बच्चों को भी पता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और अध्याय में क्या पढ़ना है, अर्थात अध्याय का जो सिलेबस होता है, जो मुख्य बिंदु होता है, उसी मुख्य बिंदु से ही तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए जितने मुख्य बिंदु हैं उतने मुख्य प्रश्न हैं। क्या सही बात है कि नहीं सही बात? सही बात है। तो ये छोटा छोटा कॉमन सेंस की बात है जो कि आपको जानना आपके लिए अति आवश्यक है ना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको इस बुक, जो आपका पहला बुक है भाग और जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एक दो बच्चे अच्छे से नहीं समझे हों, जो कि किताब को प्रारंभ कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले भाग हो किताब का एक बार मैं शीर्षक समझा देता हूँ, फिर अध्याय का शीर्षक समझाऊंगा, फिर अध्याय में क्या पढ़ना है फिर मैं उसको लिखा दूंगा, फिर अध्याय को पढ़ाना मैं चालू करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका जो शीर्षक निकल करके आता है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पहला किताब। स्वतंत्र का प्यारे बच्चों मतलब क्या हो जाता है? आज़ाद। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आज़ाद। अब ये आज़ाद कौन? हमारा प्यारा देश भारत।
तो हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, ठीक है, अर्थात 1947 के बाद, ठीक है। भारत में जो भी राजनीति हुआ, अर्थात जो भी मुख्य राजनीति हुआ, उन्हीं का अध्ययन हम इस पहले किताब में करेंगे। देखो, शीर्षक एक लाइन में पूरे किताब का कथा सुना दिया कि आपको किताब में क्या पढ़ना है। तो शीर्षक ने कहा कि आज़ादी के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुए राजनीति के आधार पर, उसी को आपको पहले किताब में पढ़ना है। जैसे हमारा प्यारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद ही ना कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी जब आज़ाद हो गया तब। तो हमारा प्यारा देश भारत आज़ादी के बाद किन किन समस्या का सामना करना पड़ा, ये हम पढ़ेंगे इस किताब में। आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारे देश पर कौन आक्रमण किया? चीन ने आक्रमण किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, अर्थात चीन भारत युद्ध पढ़ेंगे, पाकिस्तान भारत युद्ध पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद हमारे देश के विकास को गति देने के लिए हमारे सरकार ने क्या क्या योजना बनाया, उस योजना को पढ़ेंगे, जिससे पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। पहली बार चुनाव कब हुआ, लगातार कितने चुनाव हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आज़ादी के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटना घटित होगा, इस अध्याय में हमको पढ़ना है। अब इस बुक में हमको पढ़ना है, तो बुक में हमें तो क्रम से पढ़ना है, अर्थात पहले अध्याय में जब देश आज़ाद हुआ होगा तब का कहानी को हम देखेंगे। फिर जैसे जैसे कहानी ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे अध्याय भी ऊपर बढ़ते हुए चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, किताब को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम इस किताब का जो पहला अध्याय है, जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत 1947 में क्या हो गया, आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा समस्या क्या था? राष्ट्र निर्माण का समस्या था कि किस प्रकार हम अपने देश का निर्माण करें, क्योंकि अंग्रेज तो वो तो छोड़ करके अपने देश चला गया। तो अब हम किस प्रकार, ठीक है, अब हम किस प्रकार देश को चलाएंगे, ये जिम्मेवारी किसके ऊपर चले गई? सरकार के ऊपर चले गई, है कि नहीं। अब कहने की मान लो कि हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हो गया, जैसे मैं भी आज़ाद हो गया, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ। अब जैसे कि मेरा मन है, मैंने किसी का शीशा फोड़ दिया, ढेपा मार के शीशा फोड़ दिया। उसने कहा कि तुमने शीशा क्यों फोड़ा? मैंने कहा मैं तो आज़ाद हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं तो वो करूँगा। तो ये तो आज़ादी का मैंने क्या किया, गलत फ़ायदा उठाया, है कि नहीं। तो इसलिए देश को कैसे चलाना है, उसके लिए संविधान का रचना करना पड़ेगा, अर्थात नियमों का रचना करना पड़ेगा कि यदि आप, ठीक है, यदि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी को कठिनाई होगी तो आप अपने स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम अपने देश को चलाने के लिए नियम बनाएंगे, तो एक प्रकार का वो भी एक समस्या है, क्योंकि हमारे देश में विविधता पसरा हुआ था। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है। पहनावा में देखिएगा, कोई साड़ी पहनती है, कोई सूट पटियाला पहनती है, कोई घाघरा और चोली पहनती है, कोई बुर्खा पहनती है। नर में देखिएगा, कोई जीन्स पैंट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई लुंगी पहनता है कि नहीं। कोई पगड़ी सर पे रखता है तो कोई सर पे टोपी रखता है। तो उसके बाद त्योहार में देखिएगा, कोई छठ मनाता है, कोई मुहर्रम मनाता है, कोई पोंगल मनाता है। तो इतना विविधता होने के कारण जो है, हम अपने देश का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, ये अपने आप में समस्या हो गया। तो आज़ादी के बाद किन किन समस्या का हमने सामना किया, समस्या बराबर चुनौती, तो किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया, उनका ही तो अध्ययन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसलिए अध्याय का नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया,
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी राष्ट्र के निर्माण में जब देश बन रहा है तो देश के निर्माण में आने वाली चुनौती को ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत, शीर्षक को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि आखिर इस अध्याय में क्या पढ़ना है, अर्थात अध्याय का सिलेबस। अब आप लोग सिलेबस लिखिएगा। सबसे पहला सिलेबस क्या हो जाएगा, यानी मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु आपका हो गया नए राष्ट्र की चुनौती। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, ए बी करके मैं लिख देता हूं। नए राष्ट्र की चुनौतियां, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि नए राष्ट्र का चुनौतियां क्या क्या। जैसे भारत जो आज़ाद हुआ ये तो नया है, नया राष्ट्र है, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इसी पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 3 चुनौतियां। कितने चुनौतियां? 3 चुनौतियां। क्योंकि आज़ादी के बाद प्यारे बच्चों हमारे देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहने का तो अनेक चुनौती था, भूखमरी का था, बेरोजगारी का था, लोग एक नहीं हो पा रहे थे, सांप्रदायिक घटना मोड़ ले ली थी, अर्थात हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे थे, भाषा के आधार पर मतभेद हो रहा था। तो चुनौती तो अनेक प्रकार का था, लेकिन उन चुनौती में 3 चुनौती सबसे बड़का चुनौती था। यदि इन तीनों चुनौती का जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया जाता ना दोस्तों, तो हमारा प्यारा देश भारत अनेक भागों में विभक्त होता। यानी अनेक भागों में क्या हो जाता? विभक्त। जैसे धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, उसी प्रकार से हो सकता है कि यदि इस चुनौती को सामना नहीं किया जाएगा तो जल्द से जल्द भारत टुकड़ों में बंट जाता। इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना है 3 चुनौती। तो जब इस पॉइंट को हम पढ़ाएंगे काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। 3 चुनौती कौन कौन था? एकता कायम करने की चुनौती, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, और तीसरा था ऐसे विकास की जिससे समूचे तबके का विकास हो। 3 चुनौती। तो इनको डिटेल से हम टॉपिक में पढ़ाएंगे जब हम टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। अभी तो बस सिलेबस प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए लाइटली बता रहे हैं। इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आप कहिएगा मज़ा आ गया। आप क्या कहिएगा? मज़ा आ गया। ये मैं लिख के देता हूँ, आप ज़रूर कहिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो पॉइंट ए हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी में जब हम इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है विभाजन। विभाजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें खास करके देखेंगे विस्थापन और पुनर्वास। जब हम प्यारे बच्चों ये देख लेंगे कि हमारा प्यारा देश भारत जो है किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर हम देखेंगे कि हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद कैसे हुआ। क्योंकि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ। क्या 14-15 की मध्य रात्रि? अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि क्या है? तो इसको भी मैं टॉपिक में ही क्लियर करूंगा। अभी क्लियर करने लग जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा, ठीक है। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के समय जितना हम खुश थे ना, उतना गम में भी थे, दुखी भी थे। क्यों? क्योंकि हमें एक नया पड़ोसी देश देखने को मिला। वह पड़ोसी देश कोई और नहीं, हमारे प्यारा देश भारत से ही विभक्त होकर के बना पाकिस्तान था। यूँ तो नाम पाकिस्तान है, खुद को पवित्र स्थान कहता है। कैसे? क्योंकि प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का अर्थ ही होता है पवित्र स्थान। पाक प्लस स्थान बराबर पाकिस्तान। पाक का मतलब होता है पवित्र, स्थान का मतलब स्थान। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पवित्र है? कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा।
ठीक है। तो विभाजन हमारे देश का किस प्रकार हुआ, चूंकि धर्म के आधार पर हुआ था, तो विभाजन में किन किन समस्या का सामना करना पड़ा उनको देखेंगे। विस्थापन कैसे हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों विभाजन आपको तो लगता है खाली जमीन का हुआ, नहीं, विभाजन कर्मचारी का हुआ, विभाजन कुर्सी का हुआ, विभाजन जो टाइपिंग वाला मशीन होता है उसको भी हुआ, हर एक चीज का विभाजन हुआ। इतना ज़्यादा विभाजन हुआ कि आप सोचिए, आप जब जानिएगा अवाक रह जाइएगा। ठीक है। फिर उनका पुनर्वास कैसे गया, इनको भी हमें पढ़ना है। तो इसी के अंतर्गत प्यारे बच्चों खास करके हम लोग इसी बिंदु में देखेंगे, इसी पॉइंट में देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया यानी किस प्रकार विभाजन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विभाजन की सबसे पहले प्रक्रिया देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम यानी विभाजन के क्या परिणाम हुए। परिणाम का मतलब हो जाता प्रभाव। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट हमें देखना है रजवाड़ाओं का विलय। रजवाड़ा का मतलब होता है रियासत। एक रियासत का शासक राजा कहलाता था। ठीक है, चूंकि अंग्रेज जब भारत छोड़ करके जा रहा था तो राजा को उन्होंने कहा, अरे राजा बाबू सुनो, तुम्हारे पास देखो हम 3 गो ऑप्शन छोड़ते हैं, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम भारत में मिल जाओ, और नहीं मन है तो खुद का देश बना लो। तो किस प्रकार जो रजवाड़ा जिनकी संख्या 565 थी, तो किस प्रकार रजवाड़ा भारत में सम्मिलित होता है, और 4 रजवाड़ा को भारत में सम्मिलित करने में लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो गया। और ये 4 को कौन था पता है, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। इन्हीं को तो पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट प्यारे बच्चों निकल करके आता है रजवाड़ाओं का विलय। ठीक है, रजवाड़ाओं का विलय किस प्रकार से हुआ, इसी के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है, तो इसी के अंतर्गत हमें देखना है तो सबसे पहले समस्या। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है, सरकार का क्या नजरिया रहा, सरकार का नजरिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय यानी हैदराबाद को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर, कि मणिपुर का किस प्रकार भारत में विलय हुआ। यानी इन बिंदु को हमको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों देखना है। सी तक पढ़ने के बाद फिर जो लास्ट पॉइंट जो प्यारे बच्चों आता है वह आपका है डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, डी। ठीक है, डी में हो जाएगा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन में हमें क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत हमें पढ़ना है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आयोग जो कि 53 में, अधिनियम जो कि 56 में। यानी किस प्रकार 14 राज्य से बढ़ करके जो संख्या है वो 16 हो गई। किस प्रकार भाषा के आधार पर भारत में पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य बना। किस प्रकार भाषा के आधार पर सबसे पहले बॉम्बे द्विभाषी राज्य बने, और बॉम्बे किस प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में टूटा, किस प्रकार पंजाब से हरियाणा बना। इन सभी बातों की चर्चा हम कहाँ करेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ही करेंगे। और इतना पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस हो जाएगा खत्म। स्वाहा, टाटा, बाय बाय। फिर हम आपको क्या कराएंगे, लघु प्रश्नोत्तर, फिर कराएंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर, फिर कराएंगे वस्तुनिष्ठ, फिर उसके बाद लेंगे जांच परीक्षा।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इसमें कितना क्लास बनेगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, हर एक बिंदु पर मैं एक क्लास लूँगा। जैसे नए राष्ट्र की चुनौती, तो एक क्लास इसका हो जाएगा, दूसरा क्लास इसका हो जाएगा, तीसरा इसका हो जाएगा और चौथा इसका हो जाएगा। 4 बिंदु हैं, तो इसलिए 4 क्लास मैं लेक्चर का लूँगा। ठीक है, समझ गए। 5वां क्लास में प्रश्न उत्तर कराऊंगा और 6ठे क्लास में जांच परीक्षा लूँगा। लगभग एक अध्याय में आप मान सकते हैं कि 8 से 10 क्लास होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अध्याय प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस है आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको ये सिलेबस PDF फाइल में प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। फ्री क्लास, एक एक चैप्टर का फ्री क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक फ्री नहीं देंगे, आप लोग नहीं देखिएगा तो आप लोग कैसे जुड़िएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को समझने में तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में नए राष्ट्र की चुनौती को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे नए राष्ट्र की चुनौती को, जिसके अंतर्गत हम 3 चुनौती को पढ़ेंगे। इस क्लास को मिस नहीं करिएगा, काफ़ी MVVI पॉइंट है। इसी पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बनेगा, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पहली चुनौती क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, तो लेक्चर को भी समझाएंगे। कौन सा लघु प्रश्न बनेगा उसे भी बताऊंगा, कौन सा दीर्घ बनेगा उसे भी बताऊंगा, और कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे भी मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।